नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन शशांक और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, इनकी न्यूट्रलिटी की और कम्युनिटी को लेकर जो गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिक कंट्री और कम्युनिटी को लेकर, वो क्या होती हैं, किस तरीके की होनी चाहिए और क्या उनसे ये प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं, और अगर नहीं तो कानूनी बंधन क्या है, कानूनी रास्ता क्या है। और हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए पत्र भी लिखे हैं और इससे पहले भी इस तरीके की चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन असल में किस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं और अब उनका रवैया क्या है, हमारे कानून का दायरा किस तरीके से है और विकल्प क्या है, ये समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक सिंह, जो कि सीईओ हैं माई गॉव में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत आपका अभिषेक। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं खुशबू जैन, जो कि डाटा सोशल मीडिया लॉ एक्सपर्ट हैं। स्वागत है खुशबू आपका। और हमारे साथ कनिका सेठ हैं, साइबर लॉयर। कनिका, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में अभिषेक आपसे करना चाहूंगा कि ये जो 2 मसले हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का न्यूट्रल होना, वो असल में क्या है, कितना ब्रॉड है, इसके मायने क्या है, और दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर जो सरकार ने पहले भी कदम उठाया था, एक बार फिर से कहा है, वो क्या है और उसमें क्या चीज मैं कहूं कि इंक्लूड की जा रही है सरकार की ओर से। देखिए, सोशल मीडिया आज एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लोग जो कि स्मार्टफोन्स रखते हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से आज देखा जाए तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया, अगर व्हाट्सएप को कहा जाए तो लगभग 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप को भारत में इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक देखा जाए तो लगभग 29 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर इंस्टाग्राम देखा जाए तो लगभग 9 से 10 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी विभिन्न तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक्डइन है, रोपोसो है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, जिस पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अलग अलग तरह की सूचनाएं पाने के लिए आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। और जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोलता है या कोई उसको यूज करता है, तो नॉर्मली एक टर्म्स ऑफ यूज़ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस और एक उनकी प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई जाती है रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करते समय। और 98 से 99% लोग, मैं कहूँगा, बगैर उसको पढ़े हुए उसको एग्री कर जाते हैं। और जब वो एग्री करते हैं तो कई सारी चीज़ों की राइट्स, अपने इंफॉर्मेशन की, अपनी लोकेशन की, अपने कैमरे की कॉन्टैक्ट की, अपने कैमरे की फ़ोटोग्राफ्स की, अपने कॉन्टैक्ट्स की, अपने फ़ोन पे मौजूद रहने वाले बहुत सारे डेटा की इंफॉर्मेशन वो उस सोशल मीडिया एजेंसी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे तो लगता है ये सारी सुविधाएं हमारी फ्री में मिल रही हैं, परंतु जो कंपनी यूज़ करती है वो डेटा यूज़ करती है, और उस डेटा को यूज़ करके आपके यूसेज पैटर्न और आप किस तरह की सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसको यूज़ करके एडवर्टाइजिंग के लिए इसका प्रयोग करती है। तो जब इसका इनहेरेंट रूप ही, इसका बिजनेस मॉडल ही आपके डेटा को यूज़ करके आपको एडवर्टीजमेंट्स टारगेट करना और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये इस दिशा में जा रहा है। तो वी नीड टू बी अवेयर कि हमें ये जागरूक रहने की आवश्यकता है कि क्या रिस्क है इसमें। जब हम कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो किस तरह का डेटा हमारा किसके पास जा सकता है, क्या कोई हमारी आइडेंटिटी स्पूफ कर सकता है, क्या हमको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी तरह का बिहेवियर करने में, क्या इस पे हमारी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, क्या इस पे पोर्नोग्राफी हो सकती है, और कैसे हम कंटेंट को ऐसा सुनिश्चित करें कि जो कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग हो। और अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकांश सोशल मीडिया कंपनीज की जो पेरेंट कंपनीज है वो इंडिया की नहीं है। तो फिर क्या हमारी सॉवरेन लॉ, क्या हमारे जो रेगुलेशंस हैं उस पर कितने हद तक जाते हैं। और ये जब आंकता है तब बहुत सारी, जब उसमें किसी वायलेशन होता है तो हमेशा ये कंपनी स्टैंड ले लेती है कि हम तो एक प्लेटफॉर्म है, हम पब्लिशर नहीं हैं, हम तो कंटेंट मॉडरेशन नहीं करते हैं अनलेस इट्स वायलेट सम प्रिंसिपल्स। हम तो नॉर्मली जो यूज़र डालता है वो पोर्ट्रे कर देते हैं। तो द इशू ऑफ कि ये प्लेटफॉर्म है या पब्लिशर है, इसके बीच में आ जाता है। और रही कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, तो जो फेसबुक टाइप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो कि लोगों के भावनाओं को आघात पहुंचा सकती है और उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देंगे, जैसे वायलेंस के संबंध में, हेट स्पीच के संबंध में, या फिर सेक्सुअली
प्रोवोकेटिव पिक्चर्स डालने के चक्कर में, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के चक्कर में, और किसी भी अन्य तरह के स्कैम या फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में कोई भी पोस्ट हो, तो उसको वो कहते हैं हम खुद ही रिमूव कर देते हैं। बट ये देखा गया है, इस पर डिस्प्यूट ये आता है कि जब वो करते हैं तो वो क्या फेयरली करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे करते हैं, क्योंकि कई बार डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के मन में ये धारणा आती है कि हमारी वो ज़्यादा रिमूव कर देते हैं, किसी और ग्रुप की कम करते हैं। तो दैट बिकम्स द क्रक्स ऑफ द इशू कि क्या, कौन उनके कंटेंट मॉडरेटर हैं, कौन उनके फैक्ट चेकर हैं, उनके क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी कोई आइडियोलॉजिकल बायस है, और किस आधार पे वो करते हैं, हाउ कि वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं कंटेंट मॉडरेटर्स। तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है कि हाउ कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो भारत में ऑपरेट कर रहा है भारत के लॉज के साथ कंपाइल करे, और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की जब बात करें तो हमारे देश की जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी के जो कन्वेंशंस हैं, उसको मीट करे, वनस्पत की अमेरिका की या किसी और देश की, बिकॉज देर आर कुछ इसमें भिन्नताएं होती हैं। तो वह अभी तक कम्युनिटी गाइडलाइंस इंडिया स्पेसिफिक फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं बना पाए हैं। तो वही ये इशू आता है, और इसको कैसे डील किया जाए इसके ऊपर सरकार मंत्रणा कर रही है। खुशबू, क्योंकि सीधे तौर पर मैं कहूँ कि अलग अलग कंट्रियों में सोशल मीडिया के इन फोरम या मंच में कहूँ, इन पर आरोप लगते रहे हैं कि खासतौर पर एक्स विचारधारा या वाई विचारधारा के साथ जुड़ना, कई बार दूसरी विचारधारा के विचारों को प्रमोट करना या उनको हटा देना। लेकिन नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो इन फोरम के लिए इक्वलिटी और बैलेंसिंग का, वो क्या है, और क्या ये रूल्स हैं, और ये फोरम उससे अलग चले जाते हैं, अलग हट जाते हैं अलग अलग देशों में? जी, अभिषेक जी ने बहुत सही बात कही, और आपका आंसर इन अ वे अभिषेक जी की उससे मैं आगे बढ़ाऊंगी। क्यों ये हम अगर उसकी बेसिस पे जाएं, तो जब हम सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230C एक उसके तहत एक ऐसा अधिकार मिला था इन प्लेटफॉर्म्स को कि जो भी यूजर की डाली गई किसी भी जानकारी या सूचना या उनके द्वारा की गई किसी भी चीज को लेकर प्लेटफॉर्म को सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। तो जब हम इसकी बात करें, और या किसी भी लेट्स से आपत्तिजनक सूचना या किसी भी कंपनी की को ज्यादा बेनिफिट देना या किसी कंपनी को नहीं देना, तो ये जो सारी चीजें थी उनको बहुत स्पेसिफिकली इम्यूनिटी दी गई थी, सेफगार्ड दिया गया था, और यही सेफगार्ड सारी कंपनीज में। तो इसके तहत वो ये बोलते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एट द सेम टाइम हमारा इंटरनेट फ्रीडम की जो बात है, उन दोनों को लेकर हम आपको आपके लॉज को अबाइड नहीं करेंगे। उनकी कंपनी पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कंट्री के लॉज को लेकर। तो जब हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात करें, तो खुद का कम्युनिटी गाइडलाइंस उन्होंने खुद ने बना के रखा हुआ है, जिसकी उन्हें कोई कानूनी तरीके से उनके पास में कोई अधिकार नहीं है कम्युनिटी गाइडलाइन बनाने का। और जहां ये बात करते हैं कि हम अगर सुरक्षित की बात करें, सेफ हार्बर की बात करें, या सेक्शन 230C की बात करें, या इंडिया में जो इनको प्रावधान दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है, उसमें अगर हम बात करें तो अगर ये पब्लिशर है या नहीं, ये उसको लेकर होता है। अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म में, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो जहां एक तरफ आपका इंटरफेरेंस है, जहां एक तरफ आप मॉनिटर कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इंटरफेयर कर सकते हैं, आप पोस्ट को हटा सकते हैं, देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ जब हमारी कंट्री की तरफ से आपको इश्यूज उठते हैं, जैसे फेक न्यूज को लेकर या ऑब्सिनिटी को लेकर, या फिर चाहे पीडोफाइल्स को लेकर, या कोई भी दूसरे जो हमारे कानून है उनको लेकर अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इनके सिंपल रिप्लाई होते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म है, हम इंटरफेयर नहीं करते, फ्रीडम ऑफ freedom of their user, internet freedom is more important, paramount. So in a way हमें सीधा जवाब ये मिलता है कि उनकी कंट्री की पॉलिसी इज पैरामाउंट टू हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको लेकर आई थिंक अब ये बात आती है कि वेदर वो यूजर वो पब्लिशर है या नहीं है। तो आई थिंक चेंजेस लाने की जरूरत है वहां पर, कि अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो आप पूरे तरीके से इंटरफेयर करें, और आप फिर इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से एग्जिस्टेंस, अगर आपका इंडिया है और आपका इतना बड़ा यूजर बेस इंडिया में है, तो आपको स्पेसिफिकली गाइडलाइंस, स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, वेयर हमारे लॉज आर कंसर्न। दूसरी कंट्रीज में भी ये चीज होती है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि आप इतना बड़ा यूजर बेस देखकर आप अपने लॉज को चेंज करें, अपनी गाइडलाइंस को चेंज करें अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। ओके कनिका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो जगह कंट्रोडिक्शन दिखता है। पहला ये
जब इंडिया जैसे देश में जहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, चाहे विचारों को लेकर है, संस्कृत के लेकर है, पॉलिटिकल पार्टियों के राजनीतिक जो विचारधारा उसको लेकर हो, वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियां या अलग अलग विचारधारा के लोग आरोप लगाते हैं और सबूत के तौर पर काफी कुछ सामने लाते हैं कि इन मीडिया फोरम्स में कैसे इक्वलिटी के फॉर्मूले को ध्वस्त कर रखा है। और दूसरा, जैसा खुशबू ने कहा कि जब आपकी जो गाइडलाइंस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, वो गाइडलाइंस हमारे भारतीय कानून, हमारे संविधान से अलग नजर आती हैं और आपको वो कानून फॉलो करने होंगे जो इस संविधान में हमारे देश की सीमा के अंदर लागू होते हैं। क्या वो प्रावधान दिखते हैं और किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म उसको अवॉइड करते हुए नजर आते हैं? ये जो जैसे कि अभिषेक ने कहा और खुशबू ने भी इसे इलैबोरेट किया कि भाई कैसे अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं, जैसे हमारे मुद्दे हैं अगर हेट स्पीच को लेकर के है या कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग को लेकर के है, इलेक्शन टाइम में देखा जाए कि फेयरनेस होनी चाहिए जो भी पोस्ट डलती हैं और एक वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि हमें एक स्पेसिफिक लॉ, एक कम्युनिटी गाइडलाइन बनाने की जरूरत है फॉर इंडिया, क्योंकि अगर हम अपने भारत देश की बात करेंगे तो उसमें कई सेंसिटिविटीज हैं। आप देखेंगे जैसे कई मॉब लिंचिंग के अटैक्स हुए हैं पीछे, जो रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, लोगों के कई ऐसे इसमें बहुत ही कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी कई बार यूज हो जाते हैं जिससे कि जो आम जनता है उनके सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट हो। तो वो चीज़ें, और डेफेमेशन को ले लीजिए, ये एक मुद्दा ऐसा है जो हर कंट्री में डेफेमेशन लॉ भी थोड़ा सा अलग है। तो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत देश का, उसके अलावा जो आईटी एक्ट है हमारे देश का और आईपीसी की जो धाराएं हैं, अगर आप उनको देखें और जो करंट मतलब जो चल रहे हैं ट्रेंड्स, जिससे मॉब लिंचिंग एक मुद्दा रहा है, फेक न्यूज एक मुद्दा रहा है, इलेक्शन की फेयरनेस एक मुद्दा रहा है, कैसे पोस्ट डल रहे हैं और कैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस उन चीज को क्या ये ध्यान रख पा रही हैं, इस चीज को कवर कर पा रही हैं, वो नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए ये चीजें आ रही हैं सामने। और उसको टैकल करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें इस चीज से ये एक बना करके चलना है इस पे कंसेंसस कि हमें एक नया लॉ, एक नया कम्युनिटी गाइडलाइन इंडिया के लिए चाहिए। और उस चीज को मतलब बनाने के लिए, एक फेयरनेस के लिए, जो कहते हैं ना, जैसे एक डिसीजन लेना है कि अगर आपको एक कंप्लेंट आया कि ये अश्लील है या ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसको डिफेमेशन माना जा सकता है, अब उसे कौन डिसाइड करेगा? वो मुद्दा एक कंप्लेनेंट लेके जाता है, तो इरिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी उसको कंप्लेन कर रही है, या वो इंडिविजुअल है, एंटिटी है या एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उसे देखती है कि हाँ ये क्या हमारे कानून के खिलाफ है या नहीं है, और उसके बेसिस पे एक ऑर्डर पास होता है। या तो ये ऑर्डर के बाद वो सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जाती है, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी अगर कहे कि हाँ ये सही नहीं है तो हटती है। अगर उसमें परेशानी है, उसमें नहीं समझ आ रहा है, आर्बिट्रेरीनेस का क्वेश्चन लग जाता है, तो फिर कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि हाँ ये चीज आर्बिट्रेरी है या ये लीगल है, एज पर लॉ है। तो जहां तक एजेंसीज का सवाल है, हर चीज कोर्ट में भी नहीं जाती इनिशियली। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो वो भी सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट की धारा है उसके अंदर अगर गवर्नमेंट एजेंसी बोले या कोर्ट बोले तो सोशल उसे हटाएगी। ये श्रेया सिंघल के केस में भी ये कानून जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन है इस चीज पे, तो अगर गवर्नमेंट एजेंसी के पास भी पावर है इस चीज को हटाने की, तो एक ट्रांसपेरेंसी और एक फेयरनेस की जरूरत है कि गाइडलाइन बनाई जाए जो इंडियन लॉ के कंप्लायंट हो, जिसको कोई अगर फॉलो करे, चाहे सोशल मीडिया चाहे गवर्नमेंट एजेंसी, उसको चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक कंसेंसस है और वो एक फेयरली बनाई गई गाइडलाइन है। तो उसको बनाने की इस टाइम जरूरत है। एंड मैं सोचती हूँ कि एक जनरल कम्युनिटी गाइडलाइन जो पूरे विश्व के लिए बना रहे हैं, वो हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश के लिए स्पेसिफिकली काफी साबित नहीं होगी, और उसको एक्सप्लेन करने की और उसको और ज्यादा इंडिया के स्पेसिफिक बनाने की जरूरत है। लेकिन कनिका, एक छोटा सा मैं और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मौजूदा जो रूल्स हैं हमारे पास, क्या उसमें कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई सब क्लॉज नहीं है जो कि इन फोरम को इक्वलिटी
मैं कहूँ, और साथ ही साथ मैं कहूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगर ये उल्लंघन करते हैं तो उसके हम दायरे में खड़ा कर पाए, और क्या इसीलिए इसका ये फायदा उठाते हैं? देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ चीजों के लिए तो क्लियर है, जैसे पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के एक ब्लॉकिंग है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये जो है ब्लॉकिंग होनी चाहिए, तो वो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस केटर करती हैं। लेकिन बात वहां पर आ जाती है जब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि कंट्री को स्पेसिफिकली लेकर के प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि रिलीजन्स को लेकर के या पॉलिटिकल मोटिवेशंस को लेकर के, तो वहां पर एक फेयरनेस या फेक न्यूज क्यों इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फेक न्यूज इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे फैलता है, और उसको चेक करने के लिए चाहे फैक्ट चेकर्स हैं, पर कई लोग उसको नहीं अंडरस्टैंड करते, और उसको अंडरस्टैंड करना कि ये एक्चुअली फेक है, अभी भी इस चीज को डील किया जा रहा है इंडिया में, और उस पर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया गया, जो कि आई थिंक बनाने की जरूरत है। और एक स्पेसिफिक प्रोविजन की जगह एक स्पेसिफिक लॉ ही पूरा आना चाहिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि एक पर्सन को लगता है कि नहीं ये चीज लीगल है, और दूसरे को लगता है ये चीज इलीगल है, और वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अगर कंप्लेंट जाएगी तो वो समझने में उनको मतलब इतना क्लैरिटी नहीं होती कि ये चीज लीगल है या इलीगल है, इसीलिए ये मुद्दे कोर्ट जाते हैं या एक गवर्नमेंट एजेंसी तक जाते हैं। तो जब तक उसकी सही तरीके से जांच नहीं होती कानून के हिसाब से, ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि हमें नहीं पता, ये थर्ड पार्टी कंटेंट है, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी कंटेंट है 79 सेक्शन के धारा के अंडर हमारे पर एक इम्यूनिटी है हमारे पास, और हम एस्केप कर सकते हैं इस प्रोविजन से, हमारे को लायबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कंटेंट है। और अगर कानून के हिसाब से कोर्ट या हमें गवर्नमेंट एजेंसी कहती है कि ये इलीगल है, हम हटा देंगे, हमारी लायबिलिटी सिर्फ वहां तक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्यू डिलिजेंस की गाइडलाइंस एक्सप्लेन्ड नहीं है इंडिया में, क्या ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट करनी है, क्या प्री फिल्टरिंग जरूरी है, लीगल ऑन को छोड़ दें अगर हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके, बाकी सारे मुद्दों में कहाँ प्री फिल्टरिंग की जरूरत है, कहाँ ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है, वो चीज क्लियर है ही नहीं, इंक्लूडिंग फेक न्यूज। उसको क्लियरिफाई करने की जरूरत है, ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कम्युनिटी गाइडलाइन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अभिषेक, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे की जो चिंताएं हैं देश के अंदर, पहला ये है कि हम और आप एक आम जो व्यूअर है या यूजर है किसी भी फोरम का सोशल मीडिया का, वो भी पहचान जाता है कि ये फेक न्यूज है या हेट स्पीच है या हमारी ये भावनाओं को भड़काने वाले स्पीच या वीडियो है या टेक्स्ट है। फिल्टरिंग का मैकेनिज्म है क्या, और क्यों ये प्लेटफॉर्म फिल्टरिंग के मैकेनिज्म को अवॉइड करते हैं जानबूझकर, या वाकई इनके पास सिस्टम नहीं है, और क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जी, हमें ये कहना उचित नहीं होगा कि ये जानबूझकर अवॉइड करते हैं। कई बार ये होता है कि जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जैसे अगर फेसबुक को ही देख लिया जाए तो लगभग 300 मिलियन यूजर्स हैं। तो अगर इस पे कोई पोस्ट शेयर होता है और किसी ऐसे हैंडल के द्वारा शेयर कर दिया जाता है जिसके ज़्यादा संख्या में फॉलोअर्स हैं, या कभी कभी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मिल करके इसको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म एक साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन में शेयर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में ऑन पेपर इनके पास एआई एल्गोरिदम्स हैं जो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी जो चीज़ें होती है कि जो यूजर्स जो होते हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं कि समथिंग इज ऑफेंसिव, यू वन कैन रिपोर्ट। तो उसके बाद ये लोग अक्सर, या फिर गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट आती है तो गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू देम टू रिमूव द कंटेंट। बट ये जो आज के युग में अगर 24 घंटे में कंटेंट रिमूव होता है या इवन 12 घंटे में कंटेंट रिमूव होता है, डैमेज इज कॉज्ड। अगर मान लीजिए कम्युनली सेंसिटिव कोई मटेरियल है, अगर वो 10 या 12 घंटे में भी हटाया जा रहा है, बट 10 या 12 घंटे में हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसमें लोगों की लाइफ जान जा सकती है। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम दैट इज देयर। तो हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा कि लॉ स्ट्रिंजेंट बनाने पड़ेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो ये कंटेंट रिमूव करते हैं एआई बेस्ड टूल हो, वो पोस्ट होने के तत्काल बाद हो जाए या पोस्ट होने के पहले हो जाए, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाए, किस तरह के हो जाए, बिहेवियर आइडेंटिफाई हो जाए। अगर सेम टेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड वे में कई लोगों के द्वारा अलग अलग आईपी एड्रेसेस से एक साथ शेयर किया जा रहा है, या एक ही लोकेशन से अलग अलग अकाउंट से एक ही मैक आईडी से शेयर किया जा रहा है, तो उसको न आने दिया जाए। तो ये थोड़ी हमारे देश में अभी पेनाल्टीज इनके ऊपर कम है,
हम अक्सर ये देखते हैं यूएस वगैरह में जो लॉज होते हैं, एफटीसी के जो ट्रायल्स होते हैं, बड़ी कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, इन सब के ऊपर $100 मिलियन का फाइन या $200 मिलियन का फाइन। हमारे यहाँ अभी तक हमारे लॉज में ये चीज़ें नहीं आई हैं। दूसरी एक चीज़ है कि ये सारी कंपनियां हैज बिकम टू बिग, तो मोनोपोलिस्टिक होते जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो सबसे बड़ी 3 सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनकी जो मेंबरशिप और इनके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और उससे जो इनको डेटा और इंसाइट्स मिल जाता है लोगों के बिहेवियर के साथ, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है उनको। तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, क्या उन पे अप्लाई होते हैं, अगर अप्लाई होते हैं तो किस हद तक होते हैं, किस तरह के डायरेक्शन हम दे सकते हैं। आईटी एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं। आईटी एक्ट 2000 में बना था, फिर 2008 में अमेंड हुआ था, बट इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के स्पेस में 5 साल 8 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ब्लॉकचेन आने वाला है, तो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज को इन्फोर्स करने के लिए हमें कुछ और लीगल एनेबलमेंट की जरूरत होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होगी। तो लॉ एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज हैव टू इवॉल्व टू कीप पेस की जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये इसके ऊपर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ कंसल्टेशंस हुई हैं इसके ऊपर, और टीम्स बैठी हैं एक्सपर्ट्स की, लॉयर्स की, उनसे कंसल्ट करके कैसे हम स्ट्रेंथन करें। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यह है लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों के डेटा को सुरक्षित रखना, लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित करना, और हर ऐसे कार्य को रोकना जो कि नियम विरुद्ध हो, कानून विरुद्ध हो, और ऐसे जो भी इसे एक्ट में इंडल्ज करता है उनको तत्काल पनिश करना। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है जिसके तहत हमें करना है। बट हाँ, इनको कंट्रोल करने के लिए और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने लीगल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स और अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना रिस्क के बारे में, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खुशबू, दुनिया के अलग अलग देशों में इसका वे आउट कुछ निकाला है, और हमारे पास जो विकल्प मौजूद है, क्योंकि नया कानून लाना और इसमें लंबा प्रोसेस होता है जो संसदीय सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम में क्या कोई वे आउट और दिखता है जो कि हम फॉरेन कंट्रीज से हम देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं? अगर हम मौजूदा देखें तो एक छोटी सी चीज़ है, इंस्टेड ऑफ पूरा एक्ट अभी एकदम से लाने के बजाय अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को केवाईसी नॉर्म्स पे ले आए, जो हम मोबाइल सिम्स खरीदने के टाइम पे करते हैं या फिर हम बैंक अकाउंट खोलने के टाइम पे करते हैं, सेम स्टैंडर्ड अगर हम इनके लिए भी रखें कि अगर आप कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं तो उस टाइम पे उनके केवाईसी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो, उनकी सख्ती से जांच की जाए, तो जितने भी बॉट्स हैं, फर्जी अकाउंट्स हैं, गलत फेक अकाउंट्स की हम जो बात करते हैं, गलत बयानी अकाउंट्स की जो हम बात करते हैं, उन चीजों पर बहुत हद तक अंकुश या स्टॉपेज लग जाएगा। दूसरी चीज एक और हो जाती है, जो हमारा डेटा लोकलाइजेशन लॉज है, अगर डेटा लोकलाइजेशन लॉज भी अगर इन प्लेस हो जाता है तो उसको लेकर भी जो हम क्लाउड एक्ट की बात करते हैं, जो अमेरिका का क्लाउड एक्ट है, सिमिलर टू दैट, कि जहां पर उनके पास में अधिकार है कि वो किसी भी जानकारी को देश की या उसके नागरिक की या किसी भी देश के या नागरिक की जानकारी अमेरिका की कंपनी अमेरिका की गवर्नमेंट को आसानी से प्राप्त हो सकती है, वो हमारे पास नहीं है। तो एक अगर डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स भी अगर हमारा इन प्लेस हो जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। और तीसरी चीज इसके साथ में होती है, जो हमारा पीडीपीआर है, जो हम पेनल्टी की बात कर रहे थे अभिषेक जी, दैट पेनल्टी शुड ऑल्सो बी इम्पोज। जो हमने एक सेफ हार्बर या इम्यूनिटी की बात की है इनके ऊपर, उसको चेंज करने की जरूरत है। पहले 24 आवर्स हुआ था, फिर हमने 3 दिन का उनको समय दिया, पर हम जिस तरीके की सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ में इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है और उसका इम्पैक्ट इज डिवास्टेटिंग। तो उसको लेकर अगर हम इस टाइम पीरियड को कम कर दे और सेफ हार्बर हटा दे, उनको लाइबिलिटी इन प्लेटफॉर्म पे भी ले आए, लेकर कि आप इंटरफेयर अगर कर सकते हैं तो आपके पास में इंफॉर्मेशन आने के बाद में एक छोटे समय में अगर आपने उस पर एक्ट नहीं किया तो आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी। अगर वो वाले नॉर्म्स आ जाएंगे तो आई थिंक उनकी टेक्नोलॉजी और एआई इन चीजों पे भी इन्वॉल्व हो जाएगी, एंड हमारी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो हमारे सोशल, रिलीजियस, कल्चरल या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इनेबल कर साथ में रख सके। ओके कनिका, क्योंकि जब बात आती है वेरिफिकेशन की, और ये बहुत बार नोटिस जारी हुआ पार्लियामेंट्री कमेटीज की ओर से, सरकारों की ओर से, लेकिन ये जो फोरम है ये वेरिफिकेशन से कतराते हैं या क्या वजह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि बाजार बहुत बड़ा है, नंबर्स जो है मार्केट में बहुत अहम हो जाते हैं, और वेरिफिकेशन होगा तो जाहिर है कि नंबर में कटौती आ जाएगी। क्या जो खुशबू ने कहा कि केवाईसी अकाउंट होल्डर्स का ये सबसे आसान और त्वरित रास्ता हो सकता है या कुछ और?
देखिए, जो जहाँ तक अकाउंट वेरिफिकेशन का सवाल है, वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेरीफाइड अकाउंट्स अब करने लग गए हैं, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे इश्यूज हैं, जैसे फॉरवर्डिंग, ज़्यादा फॉरवर्डिंग को रोकना, कुछ हद तक जब मोबाइल लिंचिंग अटैक्स हुए या वैसे, तो इस पे रोक लगाई गई कई प्लेटफॉर्म्स में कि ज़्यादा फॉरवर्डिंग ना हो, फैक्ट चेकर्स को डाला गया। ये सब चीज़ें हैं। डीएनए फोटो हैश मैकेनिज्म यूज़ होता है, कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एनी फेक वीडियो, और कहते हैं डीप फेक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, या कोई फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनको भी वीडियोस और फोटोज को भी फोटो डीएनए से उसको रोका गया, या एआई यूज़ हो रहा है, फेशियल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, नए टेक्निक्स हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब हम कंप्लेंट करते हैं एक गलत पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो की, या एक पर्टिकुलर इमेज या कोई इन्फॉर्मेशन या पोस्ट की, तो इनकी जवाबदारी कहाँ है? इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए भारत देश में, कि जैसे ही कोई कंप्लेंट गई आप तुरंत एक एक्शन ले पाएं, वो बहुत ही मिसिंग है। मैंने किसी प्लेटफॉर्म में नहीं देखा कि एकदम तुरंत आंसर आ रहा है। एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के अलावा कोई और एक्शन मैंने नहीं देखा होते हुए। और कई बारी कोर्ट्स में भी हम जब जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये एविडेंस दीजिए, सर्वर बाहर है, वो कहते हैं कि हमारी कंपनी बाहर है, उसके कानून के हिसाब से आप सपोनिया लाइए, ऑर्डर्स लाइए, तब जाके हम आपको कुछ दे सकते हैं, वो भी एक सील्ड एनवेलप में कोर्ट को दिए जाएंगे। पर कितनी बार ये लोग सबमिट करते हैं इंडियन जुरिस्डिक्शन को? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक हमारे कानून तो है, अब 3 साल की सजा है, 5 साल की सजा है या ज्यादा है, आईपीसी हो चाहे आईटी एक्ट की धारा हो, लेकिन जब तक उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, उसको कानून का कोई फायदा नहीं। तो न्याय कहाँ से मिलेगा किसी को जब इनका जवाबदारी ही नहीं है इंडिया में? तो कहाँ से कोई किसी को न्याय मिलेगा? हम पिछले 20 साल से ये चीज देख रहे हैं कोर्ट रूम्स में कि कहाँ पर ये न्याय मिल पा रहा है एक आम आदमी को, या एक पर्टिकुलर एंटिटी को, जो जिसको एक पोस्ट से या वायरल हो रही है कोई वीडियोस, एक महिला भी हो सकती है और एक एंटिटी भी हो सकती है, कोई भी इसे ले जाता है कोर्ट में। तो कहाँ ये लोग कुछ भी देते हैं इंफॉर्मेशन, किसका अकाउंट है, किसने खोला, क्या डेटा था, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभिषेक, एक आखिरी मैं जवाब चाहूंगा आपका। जब हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ देखा और उसे सरकार ने लागू किया है, जहां पर जो भी एग्रीगेटर हैं वो उतने ही बराबर के दोषी माने जाएंगे अगर कोई फ्रॉड या उसमें क्वालिटी इशू आता है, तो क्यों नहीं हम सोशल मीडिया के एग्रीगेटर को भी उसी तरह के कानून के जरिए बराबर का जिम्मेदार या दोषी माने अगर किसी भी स्पीच या किसी टेक्स्ट या किसी मैसेज से किसी तरह की कोई हिंसा या किसी तरह का कोई अपमान या किसी की भी भावनाएं आहत होती हैं। बिल्कुल, प्रिंसिपल जो लॉ का है, जो आपने बोला कंज्यूमर एक्ट का, वो लागू होना चाहिए। इसके लिए कुछ काम चल रहा है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बनाने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इनके ऊपर ज़्यादा बहुत सारे लोग अपनी कंटेंट्स पब्लिश करते हैं, उसमें कुछ एडिट होता है, कुछ लॉज को वायलेट कर सकता है, उसके ऊपर उन गाइडलाइंस को बनाया जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है। और उसके साथ साथ एक और डायमेंशन है जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी जो आज काफ़ी कॉमन हो गए, काफ़ी पॉपुलर हो गए, उनके ऊपर भी कंटेंट मॉडरेशन क्या हो, उनके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई हों, उनके ऊपर क्या ऐसे हमारी सेंसिटिविटीज़ को या जो हमारे विभिन्न तरह के की धारणाएं हैं लोगों के बारे में, या अश्लीलता के बारे में, या लॉज हैं प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस या प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इस तरह को रेगुलेट करने की क्या हमें आवश्यकता है। हमें आज नहीं तो कल ये सोचना पड़ेगा, जब ये कि इसका ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतने कॉमनली हर व्यक्ति के घर में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बीम कर रहे हैं, तो उसका जो रीच है वो कहीं ज़्यादा हो गया है सोशल मीडिया से। और आने वाले दिनों में हमें ये आवश्यकता होगी कि इन सबको कैसे रेगुलेट किया जाए कि जो जेन्युइन कार्य है, जो नियम के साथ चलने वाला कार्य है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाला काम है, जो आर्टिस्टिक डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी यूज़ करके आर्टिस्ट या कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का काम है, उस काम पे रोक न लगे। परंतु ऐसे कोई भी कार्य जो कि लॉज को वायलेट करते हों, या हेट स्पीच को बढ़ावा देते हों, या क्राइम के लिए उकसाते हों, या ड्रग एब्यूज़ को प्रमोट करते हों, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करते हो, उनको कैसे हम रेगुलेट करें। तो ये एक टाइट रोप वॉक है, बट कानून और रेगुलेशन का काम यही होता है कि समय के साथ इवॉल्व करे और सुनिश्चित करे कि सोसाइटी को सही डायरेक्शन मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही।
नमस्कार।